ये कहानी है रानी की, जो कि अपनी माँ की लाश के आगे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। माँ, आप कहाँ चले गई? वापस आ जाओ ना। क्यों मुझे छोड़कर चले गए आप? आपके बिना अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? रानी अपनी माँ के शव को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन जाने वाले इंसान को लौटकर कहाँ ही आया जाता है। जाने के बाद उसके पिता ने पत्नी के शव को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ रानी के पिता अब अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी बेटी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब उसके पिता काम से देर रात घर आते हैं तो रानी कहती है, पिताजी, जब से माँ गई है तब से तो आपने मेरे ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आपने तो ये तक नहीं पूछा कि आपकी बेटी कैसी है, खाना खाती है या नहीं। आप तो केवल अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा तुझे लगता है कि मैं काम में व्यस्त हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ वो सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि कल को तुझे किसी चीज की कमी ना हो। रानी के एक सवाल ने रमेश को अंदर से झकझोर कर रख दिया। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ रमेश रानी के लिए दूसरी माँ ले आता है, यानी विमला। सीधे शब्दों में कहें तो रमेश ने विमला नाम की औरत से शादी कर ली थी, जिसकी ऑलरेडी एक बेटी थी। शादी के बाद विमला रमेश के आगे रानी को बहुत प्यार करती, लेकिन क्या ये सच था? चलिए जानते हैं। अरे ओ महारानी, कहाँ हैं? सुबह के 7 बज गए हैं। अब घर के काम करके स्कूल जाएगी। माँ, फिक्र मत करिए, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। बस घर में पोछा मारना रहता है, वो मैं अभी लगा देती हूँ। इतना बोलकर रानी पोछा लगाने लगती है तो वहीं विमला अपनी छोटी बेटी को प्यार से पुचकारते हुए उसे भीगे हुए बादाम खिलाते हुए कहती है, हाय देखो तो मेरी ज़ारा बच्ची कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। बेटा, भिगोए हुए बादाम खाएगी तो तेरा दिमाग तेज होगा। दिमाग तेज होगा तो तू भी पढ़ने में तेजी से आगे निकल जाएगी। जहाँ विमला अपनी छोटी बेटी को पुचकार रही थी, वहीं दरवाजे पर बाल्टी हाथ में लिए रानी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। पर जैसे ही विमला की नजर रानी पर जाती है, वो उस पर चिल्लाने लगती है। और इस तरह रानी अब अपने घर के काम खत्म करके स्कूल की गंदी ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। जहाँ एक तरफ छोटी की ड्रेस बिल्कुल सफेद और चमकदार थी और साफ सुथरी थी, तो वहीं रानी की ड्रेस बेहद गंदी थी, जिस कारण टीचर उसे सजा भी देती। कुछ ही देर में लंच का समय हो जाता है और अब सब बच्चे लंच करने साथ बैठते हैं। अब जैसे ही रानी अपना टिफिन खोलती है तो वो देखती है कि उसके टिफिन में रात की बची हुई दाल और बासी रोटी रखी थी। ये देखकर पास में बैठे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, देखो रानी का टिफिन, इसमें तो बस सूखी रोटी है। रानी, क्या तुम्हारा टिफिन रोज पिकनिक पर चला जाता है? तुम इन सूखी रोटियों के अलावा और कुछ लाते ही नहीं हो। अफ, मैं तो ऐसा खाना देख भी नहीं सकती। हमारे टिफिन में पास्ता, मैगी और जूस है। अरे सब लोग ध्यान दो, रानी का टिफिन है सूखी रोटी स्पेशल। कुछ बच्चे रानी का मजाक बना रहे थे। अब रानी चुपचाप सर झुका लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी के दिल पर हर मजाक की चोट गहरी लगती जा रही थी। काश मेरी माँ भी होती तो मेरे टिफिन में भी टेस्टी और हेल्थी खाना होता। इस तरह रानी उदास होकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और गांव से रानी की दादी भी अपने बेटे रमेश के पास आ जाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चियां स्कूल की छुट्टी होने पर जब घर आती है तो देखती हैं कि विमला अपनी बेटी के लिए पिज्जा बना रही थी। कुछ ही देर में घर में हर तरफ पिज्जा की खुशबू फैल जाती है। जिस तरह छोटी पिज्जा खाने को बेताब थी, ठीक उसी तरह रानी का दिल भी उस स्वाद के लिए तरस रहा था। मम्मी, मुझे भी पिज्जा चाहिए, थोड़ा सा दे दो ना। पिज्जा? तू पहले हाथ मुंह धो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल का नया है तो। देखिए कैसे क्या करती है। फिर देखती हूँ। जा अभी किचन में रोटी खा ले, ये छोटी के लिए है। मम्मी, आज दीदी को पिज्जा क्यों नहीं दे रही हो आप? अब स्कूल में भी देखती हूँ मैं तो सब उनकी टिफिन का मजाक बनाते हैं। मुझे बुरा लगता है, उन्होंने खाना नहीं खाया था। आप दीदी के साथ ऐसा क्यों करती हो? आखिर वो भी तो आप ही की बेटी है ना? नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी सिर्फ तू है। ये तू पूरा खा ले।
अरे मेरी गुड़िया, इतना मत सोचा कर इसके बारे में। वो लालची है, बेकार में तेरे खाने पर नजर लगाएगी। ये सब सुनकर रानी का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप रोटी खा लेती है और अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप यहाँ होती तो मुझे भी टेस्टी टेस्टी पिज्जा खाने को मिलता। नई माँ सिर्फ छोटी को प्यार करती है। स्कूल में सब मेरी यूनिफॉर्म और टिफिन को देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। रानी वहीं अपनी माँ की तस्वीर लेकर रोते रोते सो जाती है। इधर विमला अपनी सौतेली बेटी रानी से छुटकारा पाने की साजिश कर रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। उस रात जब सब सोते हैं तो विमला चुपके से एक और पिज्जा बनाती है और उसे रानी के कमरे में छुपा देती है। इस नालायक की वजह से आज मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बहुत शौक है ना पिज्जा खाने का। इसका पिज्जा तो मैं खिलाऊंगी, वो भी अच्छी तरह। जब ये सभी के सामने चोर बनकर रह जाएगी तब इसे पता चलेगा कि पिज्जा खाना होता क्या है। सुबह जब रानी की आंख खुलती है तो वो पिज्जा देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है ये पिज्जा उसकी माँ ने उसे दिया है। वो उसे खाने लगती है। ये तो बहुत टेस्टी है मम्मी, अब बहुत अच्छी हो। मैंने आज तक इससे स्वादिष्ट पिज्जा कभी नहीं खाया। विमला सुबह उठते ही रमेश को लेकर रानी के कमरे में जाती है और रमेश के सामने ड्रामा करने लगती है। रमेश जी देखो ना, रानी ने पिज्जा छुपाया है। हाय क्या दिन आ गए, इस घर में बच्चे खाने के लिए चोरी करेंगे। ये लड़की बिगड़ रही है। मैं तो कहती हूँ इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। रानी, ये क्या बदतमीजी है? पिज्जा चाहिए तो मांग लेती मम्मी से। ये चोरी करना बुरी आदत है। अगली बार ऐसा किया तो तुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नई मम्मी ने पिज्जा दिया ही नहीं था। ये पिज्जा मेरी माँ मुझे देकर गई है। कल मैंने मम्मी से पिज्जा मांगा था। मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ है। हे भगवान, रमेश कैसी झूठी औलाद है तुम्हारी। इसको मैंने अपनी ममता दी, लेकिन इसने मुझे ही झूठा ठहरा दिया। ये सिला मिला है मुझे मेरी मोहब्बत का, मेरी ममता का। मैं ही बुरी हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। विमला की बात सुनकर रमेश का गुस्सा और बढ़ गया। वो रानी को डांट देता है और विमला को मनाने के लिए कहता है, अरे नहीं भाग्यवान, तुम घर की लक्ष्मी हो। तुमने मेरे घर को संवार दिया है। आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं रानी को पक्का बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। दादी ये सब कुछ चुपके से देख रही थी और वो विमला की मंद मंद मुस्कान देखकर सब सच जान जाती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। अब दादी विमला को सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन दादी अपनी तिजोरी की चाबी निकालती है और उसे विमला के कमरे में छुपा देती है। रमेश, मेरी तिजोरी की चाबी गायब हो गई। अगर तू कहे तो क्या हम सभी कमरों की तलाशी ले ले? माँ, कमरे की तलाशी ले ली जाएगी, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचती है कि आपका कोई हार चुराने के लिए आपकी तिजोरी की चाबी चुराएगा? हो ना हो किसी ने जरूर मेरी तिजोरी की चाबी चुराई है, ताकि मेरा पुश्तैनी हार मुझसे चुरा सके। अरे बेटा, तू नहीं जानता इस घर में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। माँ की बात सुनकर अब सबके कमरे की तलाशी रमेश लेता है, जहाँ उसे विमला के कमरे में चाबी मिलती है। देख लिया तूने अपनी दूसरी बीवी को? अरे दूसरी औरत ही होती है। कहा था ना मैंने तुझे कि मेरा पुश्तैनी हार इसी घर के किसी सदस्य ने चुराया है। इसी पर उसकी बुरी नजर थी। मेरा शक पहले से इस औरत पर था। विमला, ये क्या है? मैंने नहीं चुराया। ये कैसे मेरे कमरे में आई मुझे नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए, माँ जी झूठ बोल रही है। माँ जी ने खुद इस चाबी को मेरे कमरे में रखा है। तभी रानी, जो अपने कमरे से चुपके से रो रही थी, बाहर आती है। उसका दिल अपनी सौतेली माँ के लिए पिघल जाता है और पापा प्लीज, मम्मी की कोई भी गलती नहीं है। आप मम्मी को मत डांटो, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये चाबी मैंने गलती से उनके कमरे में छोड़ दी थी। रानी की बात सुनकर विमला की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैंने इस लड़की के साथ कितना बुरा किया, फिर भी ये मुझे बचा रही है। रानी, तू मुझे क्यों बचा रही है? मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे बेटी। विमला का दिल बदल जाता है। वो रानी को गले से लगा लेती है और कहती है, आज से तू मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी रानी। मैं तुझे और छोटी को एक जैसा प्यार दूंगी। रमेश को भी ये सब देखकर बहुत खुशी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमें पता लगा। देखिए कैसे क्या करती है। होती है और दादी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा ये चाबी ना तो रानी ने यहाँ रखी थी और ना ही इस औरत ने। मैंने ही इस चाबी को विमला के कमरे में उसे सबक सिखाने को रखा था, लेकिन रानी ने विमला का साथ दिया। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने मेरी सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा किया। उसको कभी ना तो पिज्जा खाने को दिया और ना ही ढंग का खाना। ये सब देखकर रमेश समझ जाता है कि विमला रानी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसके आगे अच्छी बन जाती थी, पर वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बेटी पर विश्वास ना करके उसने भी गलती की थी। अब से घर में सबको बराबर खाना मिलेगा और हाँ, जो पिज्जा खाएगा उसे 2 दिन तक सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। तो मम्मी तो सबसे पहले हार मान जाएगी। सही कहा, इसे तो बर्तन देखकर ही बुखार चढ़ जाता है। किरण अपने बड़े भाई चंदन और भाभी काजल के साथ रहती थी। किरण के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो छोटी थी, जिसके बाद चंदन और काजल ने ही किरण की देखभाल की थी। किरण की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। सुनिए जी, अब तो आपको किरण के लिए लड़का ढूंढना शुरू करना होगा। क्या सारी उम्र में यहीं इसे बिठाने का इरादा है क्या? मैं तो कहती हूँ चलते फिरते जो कोई भी मिले उनसे पूछते रहा करो। मेरी बहन के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे भाई बहन माता पिता ने इस तरह से तुम्हारा रिश्ता देखा था। सुनिए जी, मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना। मैं नहीं सुन सकती हूँ। मेरी और आपकी बहन की बात अलग है, समझे आप? हाँ, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखो। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देख सकता हूँ खुद ही। जो ठीक लगे वो करो, पर हाँ, ज्यादा अमीर मत देखना, क्योंकि आपको पता है ना, अमीर लोगों को चोंचले, उन्हें दहेज चाहिए होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। काजल अपनी ननंद के लिए उल्टा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर किरण आ जाती है और वो अपनी भाभी की बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और ये न सिर्फ आज की बात थी, बल्कि काजल अपनी ननंद किरण के लिए बहुत ही बुरा भला बोलती रहती थी, लेकिन किरण कभी भी पलटकर काजल को जवाब नहीं देती थी। चंदन भी अपनी बहन के इस नेचर को जानता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हर वक्त किरण को ताने देने के लिए सुनाता ही रहता और ऐसे ही समय गुजरता है। किरण के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। बेटा, घर के काम काज तो अच्छे से जानती हो ना? जी आंटी जी, मेरी बहन तो लाखों में एक है। घर का सारा काम काज जानती है। संस्कार तो बहुत है इसके अंदर, और गुण की तो पूछिए ही मत। सारे गुण है इसके अंदर। देखो बेटा, लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की घर का कामकाज भी अच्छे से जानती है और संस्कारी भी है, तो मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। अब तो समझो रिश्ता पक्का ही है। हमें तो आपकी बहन अब बहुत पसंद आई। आप भी हमारे बेटे को देख लीजिएगा, उसके बाद रिश्ते को पक्का करेंगे। अब सुषमा और विवेक को तो किरण बहुत ही पसंद आती है। वहीं चंदन को भी अपनी बहन के लिए अजय पसंद आ जाता है और इस रिश्ते को सभी मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। और जल्दी वो दिन भी आता है जब किरण अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। आओ आओ बेटी, अब से ये तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है बेटा। हमारी बेटी तो है नहीं, लेकिन हम तुम्हें बेटी बना कर रखना चाहेंगे। हाँ, शायद इसी दिन के लिए हमारी कोई बेटी नहीं थी। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। किरण की सास सुषमा और ससुर विवेक दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान थे। जिस दिन से किरण घर पर आई थी, उस दिन से किरण को माँ और पिता दोनों के प्यार की कभी कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि सुषमा और विवेक किरण को वो प्यार दे रहे थे जो माता पिता देते हैं। बहू, तेरा काम अब तक हुआ नहीं क्या? जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जा, फिर थोड़ा आराम भी तो करना है ना। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ ही अपना समय बिताए। बस बस माँ जी, हो ही गया मेरा काम। मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे बहू, जब तुम नहीं थी ना, तो तुम्हारी सास सारा काम मुझसे करवाती थी। अरे करवाती नहीं तो आपको कैसे पता लगता कि घर में कितने काम होते हैं? देखो, आपने घर के काम किए हैं तो आपको पता चला ना कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और इस मारे पिताजी भी जल्दी जल्दी काम कर लिया करते थे। अच्छा बहू, एक बात बता, अजय अब तक आया नहीं है और ना ही उसने फोन किया है। जी माँ जी,
मैंने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। सुषमा किरण इधर अजय का इंतजार कर रहे थे। तभी सुषमा को एक फोन आता है, जिसके बाद सुषमा फोन लिए गिर पड़ती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद। देखिए कैसे क्या करती है। बोलती क्यों नहीं हो माँ जी? माँ जी बहू अजय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे किसका फोन था और क्या क्या कहा उसने? अजय की मौत के बाद पूरे घर की खुशियां ही गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि किरण का भी रो रो कर बुरा हाल था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। जब ये बात काजल और चंदन को पता चलती है तो वो दोनों भी किरण से मिलने पहुँचते हैं। किरण शांत हो जाओ, जो लिखा है वो होना ही है। खुद को संभालो किरण। हाँ बहन चुप हो जा, मत रो। तुझे रोता हुआ देखता हूँ ना तो मुझसे सहा नहीं जाता है। चुप हो जा, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। धीरे धीरे किरण उसके परिवार वालों को संभाल लेती है और किरण अब भी उदास ही रहा करती। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुषमा अपने पति से कहती है, जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं तो कहती हूँ अब हमें किरण के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत उदास रहती है। हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, बहू बहुत उदास रहती है और उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई है। मैं तो कहता हूँ उसके माता पिता होने का फर्ज हमें ही निभाना होगा। जी आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें किरण के लिए एक लायक और अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हाँ मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। हमारी बहू की उम्र ही क्या है, उसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। किरण के लिए अशोक कैसा रहेगा? आप देखते हैं ना, जब भी अशोक यहाँ आता है तो भाभी भाभी करता रहता है। अशोक से अच्छा कोई नहीं है किरण के लिए, क्योंकि एक तो वो मेरे भाई का लड़का है, ऊपर से दूसरे शहर में रहता है। बहू यहाँ से जाएगी तो अशोक की यादों से दूर हो जाएगी और हो सकता है कि वो हमारी बात टाले भी नहीं। हाँ तुम एक बार बात करो, अब मुझे भी यही लगता है हमारी बात को वो मानेंगे। सुषमा अपने भतीजे अशोक को घर बुलाती है और अशोक और उसकी बहू किरण को आमने सामने बिठा देती है। अशोक बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बहू का हाथ थाम ले। हाँ बेटा, अब मर्जी अब तेरी है, तू फैसला कर, तू हमारी बहू का हाथ थामेगा या नहीं। मुझे किरण भाभी का हाथ थामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किरण भाभी को मैं उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा। एक बार उनसे पूछ लीजिए वो क्या चाहती हैं। नहीं माँ जी, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। तू तो इस घर की बेटी है और बेटी को ये समाज भले ही पराया कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं करूँगी। तेरा पुराना मायके भले ही एक जैसा ना हो, लेकिन ये नया मायके, अगर तुझे कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो ये तेरे साथ खड़ा रहेगा। बेझिझक तू यहाँ पे आ सकती है। किरण, मैं आपको बुआ जी और फूफा जी का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। जो आपको प्यार फूफा और बुआ से मिला, वही मेरे माता पिता के जाने के बाद वही प्यार इन्होंने मुझे दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के जाने के बाद मुझसे बहू का अकेलापन सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब जल्दी से शादी की अच्छी सी डेट निकलवाते हैं और बहू की शादी करवाते हैं, क्योंकि बेटी बनाकर लाए थे, अब बेटी बनाकर विदा करेंगे। अब किरण और अशोक की शादी की डेट फिक्स की जाती है, जिसमें आस पड़ोस के लोग भी और रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। किरण के भैया भाभी भी उस शादी में शामिल हो जाते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे एक मायके में भले ही तुझे माँ बाप का प्यार ना मिला हो, लेकिन तेरे सास ससुर ने जो तुझे प्यार दिया है वो शायद मैंने कभी तुझे नहीं दिया हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना किरण। काश आज मम्मी पापा जिंदा होते। आज मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी छोटी बहन के लिए। तुझे पता है, जब मुझे काजल ने बताया ना तेरी शादी हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था ये शादी होने नहीं दूंगा क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन जब तुझे इस तरह से तैयार देखा ना तो मेरी आंखें भर आई और अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरे सास ससुर ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हाँ भैया, इन्होंने मेरे लिए जितना किया है ना
उतना शायद मेरे अपने सगे माता पिता भी नहीं कर पाते। और इस तरह से किरण और अशोक की शादी हो जाती है। लेकिन अब से किरण का नया मायका उसके सास ससुर का घर बनता है। पुराना मायका तो उसका था ही, जहाँ उसे अपनी भाभी की जिल्लतों भरी जिंदगी जीनी पड़ती थी। पर अब उसकी भाभी सुधर चुकी थी, इसलिए किरण का अब एक नहीं बल्कि दो मायके हो चुके थे। रमेश एक बहुत ही गरीब आदमी था, जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी काली, छोटी बेटी पूजा, तीसरी बेटी रानी। जहाँ बाप के लिए एक बेटी की शादी करना मुश्किल होता है, वहीं गरीब रमेश अपनी 3 बेटियों की शादी को लेकर चिंता में था। सबसे ज्यादा उसे चिंता अपनी सबसे बड़ी बेटी काली की थी, क्योंकि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप था, जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और उसकी वजह से उसकी बाकी बेटियों की भी शादी रुकी हुई थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय वो अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन सरिता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ रहते हो रमेश भाई साहब जी? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप, कहीं गए थे क्या? हाँ सरिता जी, अपनी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमें पता होगा देखिए कैसे क्या करती है। बड़ी बेटी काली के लिए रिश्ता देखने गया था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भाई साहब आप परेशान मत होइए, जब आपकी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना होगा तो मिल जाएगा। सरिता जी, आप तो बचपन से ही देख रही हैं मेरी बेटियों को, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की वजह से मेरी 2 बेटियों की शादी और रुकी हुई है। इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल रहा है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ रही हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। बिना माँ की बेटियों को पालना, उनकी शादी करना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर भी आपने अपनी बेटियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ के ना होने पर भी आपने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप जानती हैं सरिता जी, आजकल तो लड़कियों की अच्छे घर में शादी 2 तरीके से ही होती है, या तो लड़की सुंदर हो या तो पैसे वाली हो। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ना ही सुंदर है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ज्यादा दहेज देकर अच्छे घर में उनकी शादी कर सकूं। आप अपना मन छोटा मत करिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। आपको इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी छोटी बेटी रानी की शादी की बात अपनी देवरानी के लड़के के साथ चला सकती हूँ। लेकिन सरिता जी, बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी बेटी की शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहा है। लोग न जाने कितनी बातें बनाएंगे। आपको अपनी बेटियों के बारे में सोचना है या लोगों के बारे में? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना। शादी तो आपको ही तीनों की करनी है ना। जिसकी जैसे मिले कर दीजिए। आप सोच लीजिए शाम तक और मुझे बता दीजिए। अगर आपकी हाँ हुई तो मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। सरिता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश काम से लौटकर घर आता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो सरिता की बात मान लेता है और अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी रानी की शादी पहले करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सरिता लड़के वालों से बात करके उन्हें मिलने के लिए घर बुलाती है। अगले दिन लड़के वाले रमेश के घर आते हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी काली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ मालती कहती है, जेठानी जी, आप ये किन लोगों के घर लेकर आई हो हमें? इनका ना तो घर अच्छा है ना ही लड़की। कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो? नहीं नहीं मालती, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम देखने आए थे। ये तो इसकी बड़ी बहन है। इसकी शादी नहीं हुई अभी तक? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, इसकी जैसी काली लड़की से शादी कौन करेगा? मैं तो कभी सपने में भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ना बनाऊं। इस तरह किसी के घर में बैठकर उसकी बेटी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है मालती। तुम पैसे वाली हो, ये लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी बेइज्जती करो। और पहले लड़की को तो देख लो तब बात करो। जेठानी जी, अब जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही कहा जाएगा ना। मुझे बस मेरी होने वाली बहू को दिखाइए और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनकी ये बड़ी काली बेटी मुझे शादी में नहीं देखनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आपको ये लड़की नहीं दिखाई देगी पूरी शादी में कहीं भी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रमेश की छोटी बेटी रानी वहाँ आती है और उसे देखते ही मालती उसे पसंद कर लेती है और पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी तय कर देती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ तय किए हुए मुहूर्त पर
रमेश की छोटी बेटी रानी की शादी सूरज नाम के लड़के से होती है। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। समय के साथ देखते ही देखते जैसे तैसे करके रमेश अपनी सबसे छोटी बेटी पूजा की भी शादी तय कर देता है। अब उसकी बड़ी बेटी काली ही बची थी। एक रोज काली मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे रोक कर कहती है, क्या बात है काली बेटी, आज तू सब्जियां लेने के लिए मार्केट कैसे निकल गई? तू तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई सिवाय तेरे। अरे कब तक तू ऐसे अपने गरीब बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी? आंटी जी, अगर आपने भी मुझे मेरे रंग को लेकर ताना मारने के लिए रोका है ना, तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और बात है तो कोई बता दीजिए। अरे बहनों, जरा इस लड़की की अकड़ तो देखो, ना शक्ल ना सूरत ना कोई गुण, फिर भी इतना घमंड है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस काली सी को घमंड किस बात का है। आंटी जी, मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। जो भी है ये मेरी किस्मत है, जब मेरे नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। काली इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी रमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर काली कहती है, पिताजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? लोगों को मेरे काले रंग के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? इंसान का स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है और तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। लोगों का काम ही है बोलने का। तू उनकी बातों को एक कान से सुन और एक कान से निकाल दे और सारी चीजें किस्मत पर छोड़ दे। पिताजी, किस्मत पर क्या और कब तक छोड़ दूं? अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे ताने क्यों मारते हैं? उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? रमेश अपनी बेटी काली को समझा ही रहा था कि तभी उसकी सहेली रूपाली उसके घर आती है और उसे खुशी से गले लगाते हुए कहती है, काली, तेरा सपना पूरा हो गया। तेरा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तूने एग्जाम में टॉप किया है। अब तो एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तू सच बोल रही है ना? देख, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करियो। माँ कसम, मैं सच बोल रही हूँ। तेरी सरकारी नौकरी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल का नया है तो। देखिए कैसे क्या करती है। लग गई है, अब तू किसी के ऊपर बोझ नहीं है। देखा बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। और आज मुझ गरीब की झोली में उसने सब कुछ डाल दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल सभी मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाकर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। इस बहाने मुझे ताना मारने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपने सही कहा था, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सुबह रमेश अपनी बेटी काली के साथ उसे सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन कमला फिर उसके पास आती है और उसे हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए देखकर कहती है, क्या बात है रमेश जी, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रहे हैं आप? आपकी काली बेटी का रिश्ता तय हो गया क्या? इसको किसने पसंद कर लिया? कमला जी, मेरी काली बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, इसीलिए मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि आपको मेरी काली बेटी के अंदर कोई गुण ना दिखाई दे तो किसी को ना दिखाई दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी इस रूप रंग की होती तो क्या आप फिर भी उसे ऐसे ही ताने मारती, या कोई उसे ताने मारता तो आप बर्दाश्त करती? लेकिन आज मेरी उसी बेटी ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि लोग अब उसके रंग को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखेंगे। रमेश की बात सुनकर कमला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो रमेश और उसकी बेटी काली से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से एक तरफ काली को अपने काले रंग के चलते मिलने वाले ताने और रमेश को अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा मिलता है।